नमस्कार साथियों। तो आज जो पॉलिटी की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ही चर्चा का अगला विषय है हमारा आज जो संविधान है ना उसकी प्रस्तावना। यानी अभी तक हमने देखा कि कैसे संविधान से पूर्ववत कार्य चलता था, फिर हमने देखा कि संविधान कैसे बना और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं भारतीय संविधान। अब हम संविधान में एंटर कर चुके हैं और राज्य व्यवस्था को समझना है तो मतलब वही संविधान का तात्पर्य वही है, क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है वही सुप्रीम है। मतलब लोग हों, कार्यपालिका हो, सरकार हो, न्यायपालिका हो, जो भी है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो अब हम जो एक्चुअल राज्य व्यवस्था के भीतर जो जो चीजें हैं वो समझने की स्थिति में यहाँ पर है। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए और अच्छे से इसे कवर करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा और ड्यू ना पड़े कुछ भी। मतलब जैसे कल की क्लास आने तक आज की क्लास का जितना भी है वो आप तैयार करके रख लीजिएगा। जो समझना है कमेंट बॉक्स में पिन करिए उसे, मतलब मैं उसे देखूंगा। ठीक है, तो देखिए आज तो हमारा जो मुद्दा है वो है प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना क्या है, कहाँ से ली, किसने उसके बारे में क्या कहा, उसके जो 4 मूल तत्व होते हैं उनके बारे में मैंने बताया है। फिर जो ये इसमें टर्मिनोलॉजी है ना, ये कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन। समझ वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना घुमा फिरा के वो इन्हीं से बनेंगे। तो आज हम आराम से इन सभी को डिटेल से समझें कि संप्रभुता का तात्पर्य, समाजवाद का तात्पर्य, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य, लोकतंत्र का तात्पर्य, फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 सिद्धांत, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा कि 4 आएंगे ऑप्शन, कौन कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत, यही रैंडम टपकने वाले क्वेश्चन यही है। ठीक है, फिर गणतंत्र का मतलब, न्याय का मतलब, फिर जो हम कहते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमने ले रखा है वो कहां से लिया है, फिर अखंडता का तात्पर्य, फिर जो अंतिम टॉपिक होगा हमारा वो ये कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है तो क्या वो संविधान का भाग है, तो किस केस में क्या कहा, ये सब चीजें भी हम उससे रिलेटेड लेंगे। फिर प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कितनी बार हुआ है, तो ये सब चीजें आज करेंगे हम। इतनी सारी चीजें हैं तो आप पूरी क्लास देखिए, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा ही। मतलब ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जुड़िए भी साथ में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, उसका जो प्रीफेस होता है स्टार्टिंग में, जो हमारे पास नोटबुक आती है ना, एक नोटबुक आती है, लेकिन जब उसमें सब चीज, जब कुछ भी लिखा हो ना उससे पहले उसमें एक इंडेक्स दिया रहता है, मतलब कि ये है, इसमें ऐसी चीजें मिलेंगी, मतलब ये चीजें इसमें होंगी। जो पहला पन्ना नहीं होता है तो वही ये भी है। मतलब यानी इतना बड़ा दस्तावेज हम बना रहे हैं, तो अगर कोई उस पूरे दस्तावेज को बिना पढ़े संविधान को समझना चाहता है कि एक्चुअल में इसके भीतर कहा क्या गया होगा, मैं एक ही पन्ने में पढ़ना चाहूं जो क्रिस्प कहते हैं, तो वो संविधान की प्रस्तावना है। यह बताएगा कि इसमें जो 4 तत्व है ना मैंने नीचे बता रखे हैं, इसमें बताऊंगा कि इसमें बता क्या क्या रखा है। तो प्रस्तावना क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टिंग भाग है समझने के लिए, जो इंडेक्स वाली चीज, वो प्रस्तावना है। तो अब देखो कोई किताब तब तक तो अधूरी होगी ना जब तक आप उसका ब्रीफ स्टार्टिंग में दोगे नहीं ये क्या है करके। तो प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण चीज है, मतलब समझने के लिए आज से भी, और एक संविधान को समझने के लिए भी। मतलब इसमें सब चीज पता चल जाएगी, भारत के उद्देश्य क्या है, भारत होना कैसा चाहता है, भारत अपना फ्यूचर कैसा बनाएगा, भारत को शक्ति कहां से मिलती है, ये सभी चीजें। ठीक है, तो हमने संविधान, सबसे पहले अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, जो प्रीएम्बल कहते हैं ना, ये सब अमेरिकी संविधान, वहां से ही हमने इंस्पायर होकर प्रस्तावना। तो ये बनेगा, प्रस्तावना कहां से इंस्पायर है, अमेरिकी संविधान से। अब एक एन ए पाल्की वाला एक प्रख्यात न्यायविद थे। हाँ, तो इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, इन्होंने प्रस्तावना को कहा है संविधान का परिचय पत्र। ये बनेगा कि संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को किसने कहा, एन ए पाल्की वाला ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आएगी ना यहाँ पर, कि जो संविधान है, प्रस्तावना है, मतलब संविधान में उसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। उसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये चारों तत्व पढ़ने हैं। संविधान अगर प्रीएम्बल, मैं तो कहूंगा आप अगर एस्पायरेंट हैं और एक अच्छा विजन रखते हैं, मतलब कि समझना चाहते हैं करें, तो प्रस्तावना को याद कर जाइए पूरी। क्या है, एक पेज है जहां पे पढ़ते हैं लगाइए, उसको याद करके और गुनगुनाने में ही इतना मतलब एक प्राउड वाला फील होता है ना कि हाँ हम ऐसे हैं, मतलब हमारा देश ये है, हम ये करना चाहते हैं, हम लोगों की गरिमा को, अखंडता को, स्वतंत्रता को, बंधुता को बचाना चाहते हैं। अब ये सब की अपनी अपनी क्षमता पर है, कौन किस वाइब के साथ पढ़ाई करता है। मैं कह रहा हूं मतलब आप उसे अपने जहां पे भी स्टडी टेबल है वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। सबसे पहला कि जो संविधान है ना उसके अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, इस देश को शक्ति कहां से मिलती है, तो वो है भारत के लोग। हम कहते हैं संविधान, प्रस्तावना का स्टार्टिंग भाग क्या है, मैं आपको एक बार सुनाऊं, जैसे जितनी मुझे याद है उसमें प्रस्तावना ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त व्यक्तियों को विचार,
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, स्वतंत्रता व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक व व्यक्ति की गरिमा व उसकी अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज एतत् द्वारा दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। कुछ ऐसा टूटा फूटा मुझे याद है, फिर वो मैंने आपको बताया। तो यही इसका ब्रीफ है, ठीक है। अब इस मैंने ये चारों चीजों में उसी का ब्रीफ करके आपको बता रखा है। देखिए इसमें है, सबसे पहले शक्ति कहां से मिलेगी? भारत के लोगों से। कैसे? जैसे प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर भारत की प्रकृति, भारत अपने नेचर में कैसा है? भारत को अगर आप डिफाइन करोगे तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु है, भारत एक समाजवादी है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतांत्रिक देश है। इतने भारी भरकम शब्द क्या अभी समझेंगे। तो भारत क्या है? संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। ये भारत की प्रकृति है। संविधान के उद्देश्य क्या क्या है जो हमने अभी पढ़े? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना व धर्म की स्वतंत्रता, समता, सभी नागरिकों के लिए समानता, बंधुता, सभी नागरिकों में बंधुता यानी भाईचारा, ये संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि वो भी प्रस्तावना में ही दी गई। ये सारी चीजें प्रस्तावना में दी गई हैं। तो संविधान लागू कब हुआ? ये प्रस्तावना में दी गई है जो डेट, वो क्या है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये जो इनके टर्मिनोलॉजी है ना, ये समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रभुता का तात्पर्य क्या होता है। समझिए, आराम से समझिए और अपनी समझ को बढ़ाइए, ठीक है। पूरी पॉलिटी को आप अगर समझना है अच्छे से तो प्रस्तावना को समझेंगे तो फिर आगे आपको मदद मिलेगी, मतलब, ठीक है। अगर हम संप्रभुता को समझें, संप्रभुता का तात्पर्य यह होता है कि हम अपने आप में सोवरेन कंट्री हैं। अब कोई स्मार्ट होगा तो अगर मैं, क्योंकि मेरे बोले शब्द तो आपको जिंदगी भर याद नहीं रहेंगे ना, कुछ छोटा सा शॉर्ट में लिख लीजिए। मैं तो पूरी अगर यहाँ पे सब समझाने लग जाऊंगा फिर तो पोथी हो जाएगी ना। फिर शॉर्ट नोट्स का क्या तात्पर्य? इन नोट्स का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपको एग्जाम से पहले तुरंत याद करने में मदद आए। यहाँ पूरा लंबा चौड़ा इतिहास तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप अपनी समझ के लिए जो मैं कहता हूं वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे ही तैयारी करता था जब भी। तो संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? भारत न तो किसी देश पर निर्भर है, निर्भर मतलब आयात निर्यात करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से कहते हैं। अगर चीन कहेगा ही कि लो, ऐसा नहीं होगा। हमें जो चीज चाहिए हम अपनी मर्जी से लेंगे, यानी हम अपने मर्जी के मालिक हैं। मर्जी के मालिक गलत सेंस में नहीं आया, यानी हम किसी देश पर न तो निर्भर हैं न किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित है। जैसे पहले हम ब्रिटेन से नियंत्रित थे, अब हम अपने जो भी मामले हैं ना हमारे देश के, उन मामलों में हम ही सर्वोच्च हैं। हम जो करना चाहें करेंगे। हम आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सांस्कृतिक नीति, धार्मिक नीति, हमें जो अच्छा लगेगा हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार करेंगे। हमें कोई बताएगा नहीं कि तुम ये करो, मतलब, ठीक है। इसे कहते हैं संप्रभु, अपने मामलों में सर्वोच्च होना, ठीक है। और जो हम ये ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन है, WTO है, WHO है, तो इन देशों के तो नीतियां होती हैं, ये कहते हैं भारत ऐसा करो। तो भारत इन जो संगठन है ना अपनी मर्जी से शामिल हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती नहीं कहा कि आओ, हमें कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, हम अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। हम खुद कह रहे हैं कि अच्छा सभी देशों में व्यापार नीतियां अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप अगर कुछ अच्छी नीतियां बनाते हो तो सबको लागू होंगी, तो हम भी लागू करेंगे। लेकिन यह हो रहा है हमारी अपनी इच्छा से, हम पर कोई थोप नहीं रहा है। तो इसे कहते हैं संप्रभुता, ठीक है, यानी सोवरेन। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं हम लोग समाजवाद। तो समाजवाद से तो मैंने आपको पहले इकोनॉमी की क्लासेस में भी रूबरू करा रखा है। समाजवाद का तात्पर्य यह होता है कि एक लोकतांत्रिक देश है ना, जो वो केवल अमीरों के बारे में नहीं सोचेगा, वो गरीबों के बारे में भी सोचेगा। गरीबी को हटाना, उपेक्षा जो हम वंचना की भावना रहती है, बीमारी वो अवसर की असमानता को समाप्त करेगा, सभी में समानता लाएगा। अगर गरीब रह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी नीतियां बनाएगा, भूमि सुधार करेगा, लोगों के लिए व्यापार नीतियां लाएगा, मनरेगा जैसी नीतियां लाएगा, ताकि सभी लोगों का अच्छा हो सके, ठीक है। तो समाजवाद का तात्पर्य आप समझिए, यानी एक समाज के सभी लोगों तक पहुंच बना के चलना, समाजवाद सोशलिज्म होगा। अब आपको पता है समाजवाद प्रस्तावना में पहले से तो था नहीं। जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना 1976 में, उससे प्रस्तावना में ये जुड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब समझ तो आ ही जा रहा होगा आपको। तो ये जुड़ गया, ठीक है। समाजवाद के बाद हम पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि हमारा कोई अपना धर्म नहीं है। भारत का कोई अपना धर्म है नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान मानेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी मतलब आएंगे सभी को समान, और सभी धर्मों की सरकार समान समर्थन भी करेगी। हिंदुओं के लिए कुछ कर रही है तो मुस्लिमों के लिए भी करेगी। अब प्रैक्टिस में तो आपको क्या दिखता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह होता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा और भारत सभी धर्मों को, जो देश है वो सभी धर्मों को समान समर्थन देगा। किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ भेदभाव ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे संविधान में पहले से नहीं था। प्रस्तावना में कब जुड़ा? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा, ठीक है। अब आता है शब्द लोकतांत्रिक। तो देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है।
लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जहां लोग जो उस देश के निवासी हैं, नागरिक हैं, उन लोगों से अगर व्यवस्था बनती है तो उसे कहते हैं लोकतंत्र। यानी जहां जनता ही सर्वोच्च शक्ति होगी, अल्टीमेटली पावर जनता के पास है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा है, हमारी शक्ति से ही तो बन रहा है। वो 5 साल के बाद हट जाएगा, फिर अब 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे, हम वो शक्ति हैं जो किसी एक को चुनकर वहां भेज देंगे। तो इसे कहते हैं लोकतंत्र। अगर राजशाही तंत्र में क्या होता है, बाप फिर बेटा फिर नाती फिर पोता, उसी की जनरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे। वो कोई ऐसा नहीं होता है जहां जनता की राय पूछी जाए। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोगों की राय से चलता है। अब लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार, एक लोकतंत्र तो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जहां जनता सीधे अपने हाथ से शासन नहीं करती। मतलब जनता कुछ लोगों को चुनेगी, फिर वो लोग ही नियम कानून बनाएंगे। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि सरकार, जब ऐसे सरकार बनती है। तो भारत में क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये क्या है। तो ये तो थी जो बात है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। हाँ, ये बात है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की कि भारत में जो सरकार है वो प्रतिनिधि सरकार होती है। मतलब हम किसी को चुनते हैं, वो जाकर शासन करते हैं। और अब जो दूसरा लोकतंत्र है उसका प्रकार है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ जो जनता है ना, वही शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी करती है। यानी जहां पर भी शासन किया जा रहा है वहां पर जनता ही प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करेगी। ऐसा कहां दिखता है फिर हमें, जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे विलेज लेवल पर ग्राम पंचायतें होती हैं, वहां ग्राम सभा में क्या होता है, 18 वर्ष से बड़ा हर एक व्यक्ति उस ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य होता है ना। यानी हम प्रत्यक्ष रूप पर जा रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और नीति को फॉर्मेट कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें त्रिस्तरीय स्तर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत में दिखता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मूल तरीके भी होते हैं कि हम कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में भागीदारी कर सकते हैं। तो पहले देखिए, पहला होता है परिपृच्छा यानी रेफरेंडम, फिर होता है पहल यानी इनिशिएटिव, फिर होता है प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल, फिर होता है जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट मतलब तात्पर्य क्या है कि अगर कोई देश, कुछ बाउंड्री है, कुछ क्षेत्र है, उसमें कोई नया कानून बनाना है तो सबसे पहले जनता से राय ली जाएगी कि क्या कानून बनाया जाए। मतलब कुछ लिखेंगे, बताएंगे वो क्या यह कानून बनाना चाहिए, हाँ या ना। फिर जनता अपना वोट करेगी यस या नो में, फिर जो अधिक पक्ष होगा उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, गुजरात में जूनागढ़ का विलय किया गया था और कश्मीर में भी प्लेबिसाइट की बात की गई थी बाद में, विलय पत्र की बात, बशर्ते हुआ नहीं वो। तो हुआ क्या, तब जनता से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में। तो जब उनसे पूछा गया तो वो जनमत संग्रह है, यानी जन का मत उसका संग्रह करना, तो उन्होंने क्या कहा, भारत में रहेंगे। ये जनमत संग्रह। प्रत्यावर्तन रिकॉल का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम अभी पता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र है हमारा, यानी हम कुछ को चुनकर भेजेंगे सरकार में, लेकिन जब वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो 5 वर्ष से पहले तो हम हटा ही नहीं सकते ना उसे। लेकिन अगर वो खराब काम कर रहा है, अगर जनता इनिशिएट करे तो हम उसे 5 वर्ष से पहले भी उसके पद से वापस बुला सकते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यावर्तन। लेकिन ये जनता की इच्छा पे डिपेंड है कि अगर कोई शासक है, मतलब कोई क्षेत्र का एमएलए कुछ भी वगैरह वगैरह खराब शासन कर रहा है तो 5 वर्ष तक झेलना क्यों उसे। हम अगर खुद ही इनिशिएट करें विरोध वगैरह जो भी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस बुला सकते हैं। इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। पहल यानी जनता खुद से कोई कानून, ये कानून लाओ, इस तरीके से अगर कोई पहल करती है तो उसे कहते हैं इनिशिएटिव। यानी वो जो हमने प्रतिनिधि चुने वो नहीं कहेंगे कि क्या चाहिए, हम कहेंगे कि हमें ये चाहिए, अपनी तरफ से बताएंगे कि हमें ये चाहिए, आप ये लाओ, इसे कहते हैं पहल। परिपृच्छा का तात्पर्य है रेफरेंडम। ये भी एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही तरीका होता है। मतलब इसमें भी वही कि जनता की राय को पहले पूछो, फिर उसी अनुसार कानून बनाएंगे। यानी जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रही है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। तो 4 तरीके, परिपृच्छा, पहल, जनमत संग्रह एंड प्रत्यावर्तन। आ गया होगा समझ में। और ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है। जो हम गणतंत्र कहते हैं ना, इसका तात्पर्य क्या होता है। गण मतलब लोग, हाँ, और तंत्र मतलब एक शासन व्यवस्था। गणतंत्र में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि ये कोई देश गणतंत्रात्मक देश है। यानी यहाँ क्या होता है, सबसे पहले तो जो राष्ट्र का प्रमुख है ना वो जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है। बस ये तो नियम ही है। मतलब गणतंत्र यानी, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है, या आपको जान के रखना है। मतलब जो भी राष्ट्र का प्रमुख है वो जनता द्वारा ही निर्वाचित होगा, बशर्ते वो सरकार का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। हमने बताया कल अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में, फिर भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। यानी कहीं हो सकता है कि जो सरकार का मुखिया वो एक ही हो,
जैसे अमेरिका में केवल राष्ट्रपति होता है, लेकिन कहीं हो सकता है कि दो, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक का। जैसे भारत में पढ़ते हैं ना, राष्ट्रपति नाम मात्र का है और प्रधानमंत्री मुख्य है, लेकिन दोनों का चुनाव की प्रक्रिया देखोगे तो अल्टीमेटली जनता द्वारा ही चुने गए हैं वो। क्योंकि जनता द्वारा, राष्ट्रपति का क्या होता है, जनता द्वारा कुछ एमएलए विधानसभा सदस्य चुने गए, उनके द्वारा फिर राष्ट्रपति चुना गया। तो अल्टीमेटली तो वही है ना कि हम ही भागीदार हैं उसमें भी चुनने में। तो राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है यहाँ, ठीक है। फिर कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, क्योंकि जो राज्यासीन व्यवस्था होती है ना, वहां क्या होता है, राजा है, उसका बेटा पहले से पता है मैं बनूंगा राजा करके उसे, यानी उसके पास विशेषाधिकार है, बशर्ते उसके पास योग्यता नहीं है फिर भी वो बनेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अगर कोई योग्य है और जनता को प्रभावित कर पा रहा है अपनी नीतियां, बात जो भी है उससे, तो वो ही आके यहां सत्ता में आसीन होगा। किसी के पास अलग से लाइसेंस नहीं होगा कि वो आएगा और बन ही जाएगा ऐसा कुछ। बशर्ते हम जो ये आरक्षण वगैरह कहते हैं ना, ये तो एक अफर्मेटिव एक्शन है, ये विशेषाधिकार नहीं है। ये तो समाज के कम मतलब जो ओहदे पर हैं उनको बराबर की स्थिति में लाना वाला है। यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे तो सब कुछ आना ही है ना एक बार। अगर यहाँ से ऊपर कोई जा रहा है फिर एक से, तो फिर उसे कैसे कहेंगे विशेषाधिकार। यहाँ पर तक आने के लिए वो अफर्मेटिव एक्शन में आता है, ठीक है। तो क्या गणतंत्र मतलब क्या, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित और कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। अगली बात जो है वो है न्याय। न्याय की व्यवस्था में बात की जाए तो न्याय के 3 रूप होते हैं, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। तीनों का तात्पर्य समझें। न्याय मतलब सभी की समान स्थिति आए, मतलब किसी के साथ गलत ना हो। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या हो गया, किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसे हम पढ़ते हैं कहीं जगह ऐसा होता है कि जो लो कास्ट के लोग होते हैं उन्हें जो कुछ सार्वजनिक स्थान है वहाँ आने नहीं दिया जाता, पानी पीने नहीं दिया जाता, या फिर मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता। अब ये कितनी बड़ी टैबू की बात है। मतलब सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी की समाज में समान स्थिति बन सके, सब एक अच्छे स्तर पर आ सके। आर्थिक न्याय का तात्पर्य जो रोजगार के अवसर हैं, उद्योग स्थापना के अवसर हैं, व्यापार करने के अवसर हैं, ये सभी के लिए समान हो। लोगों को जो नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है वो भी सबके लिए समान हो। ये नहीं कि कोई विशेष वर्ग का है तो उसे जल्दी मिलेगी, या फिर कोई मतलब लो कास्ट का तो उसे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। सभी में समानता है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि हम राजनीति में जो हमारी भागीदारी है 2 तरीके से होती है। एक, या तो हम खुद ही चुनाव लड़ें, या जो लड़ रहे हैं उनको मतदान करें। तो ये दोनों में कोई भी वर्ग का हो वो चुनाव लड़ भी सकता है और मतदान कर भी सकता है। इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय का सुनिश्चित होना। इससे संबंधित आर्टिकल्स हम आगे को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आर्टिकल 225 है मेरे ख्याल से, जहां मतदान करने की स्वतंत्रता है, कुछ ऐसा ही। अब मैं आगे ये बताऊंगा। फिर न्याय का जो सिद्धांत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, हमने लिया कहाँ से, ये लिया है हमने रूस से। जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी ना, मजदूर क्रांति कहते हैं हम, वहां से लिया हमने न्याय का सिद्धांत। यानी हर एक की अपनी डिग्निटी होगी, कोई भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा ऐसे खराब, ठीक है। ये हुआ न्याय। फिर हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, पढ़ते हैं ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो ये सिद्धांत, इनका मतलब क्या है। स्वतंत्रता का मतलब समझिए, अगर लिखना है तो शॉर्ट में लिख ली, क्योंकि मैं हर चीज शामिल नहीं कर सकता लिख के, क्योंकि बड़े हो जाएंगे नोट्स। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि कोई भी अपना चहुमुखी विकास कर सके, हर तरफ से खुद को विकसित कर सके बिना किसी अवैध रोक टोक के। मतलब कोई कानून है, मतलब ये नहीं है इस स्वतंत्रता का तात्पर्य कोई कानून ही ना हो। कानून तो चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, लेकिन वो सामाजिक स्वतंत्रता को बाधित ना करे ना। हम जितना अपने लिए करते हैं वो हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरों को बाधित कर रहा है तो फिर तो वो स्वतंत्रता खराब है। नियम कानून हो, लेकिन व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के साथ ही जीने दिया जाए, गलत तरीके के कानून ना हो। स्वतंत्रता फिर ऐसा तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम रात को 3 बजे जाएं और कहें कि जोर जोर से चिल्लाने लग जाएं। अब यह हमारी स्वतंत्रता में नहीं आएगा, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो वो मेरी इच्छा पे है, स्वतंत्रता वही है मतलब। लेकिन अब पता ही है, ठीक है। समता का मतलब वही, सभी में समान स्थिति आ जाए, सभी लोग एक लेवल पर आए, उससे बाद जो ग्रो करेगा वो अपनी कैपेसिटी से ग्रो कर सकता है, लेकिन विशेषाधिकारियों से ग्रो नहीं करेगा। बंधुत्व का मतलब वही, सभी लोग भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, डिग्निटी बनाए रखें। समाज में एक नागरिक चेतना होती है ना, जो मतलब एक सिविक सेंस की बात की जाती है कि किस स्तर की बातें होनी चाहिए, वो स्तर बनाए रखें सदैव, वो बंधुता है। तो हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये सब कहाँ से लिया, ये लिया जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ से लिया। ये पूछता है हाँ कहाँ से लिया, तो पूछता ये। फिर अखंडता वही तात्पर्य कि भारत का जितना है राज्य क्षेत्र वो अखंड है, मतलब हर एक इलाका एक दूसरे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से जुड़ा है, पश्चिम दक्षिण से जुड़ा है, सभी लोग एक हैं, मतलब भारतीय हैं की चेतना बनाए रखना, अखंडता होना, कहीं भी कोई इससे अलग नहीं हो सकता। अब राज्य की मतलब जो ये संसद है उसकी मर्जी के बिना, ठीक है। संसद क्या, अल्टीमेटली हम ही है संसद भी, ठीक है। तो अखंडता शब्द भी पहले नहीं था, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही जुड़ा प्रस्तावना, ठीक है। आ गया होगा इतना। अब पढ़ते हैं कि क्या जो संविधान प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहते हैं हम, क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है। ये भी एक डिबेट का मुद्दा था, ठीक है, बाद में।
सबसे पहले तो एक फैक्ट बताता हूं, मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया, आप लिख लो उसे, ये कि जो संविधान की में जो प्रस्तावना है ना वो सबसे अंत में जोड़ी गई थी, बशर्ते ये संविधान के सबसे फर्स्ट पेज है, लेकिन जोड़ा हमने इसे पूरे संविधान को बनाया, फिर अंत में संविधान का जो प्रस्तावना है वो जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन आता है, संविधान में प्रस्तावना कब जुड़ी? सबसे अंत में जुड़ी। ठीक है, लिख लीजिए इसे। अब पढ़ते हैं, क्या संविधान प्रस्तावना का भाग है? तो देखिए, सबसे पहले जो बेरूबाड़ी संघ मामला नहीं है 1960 का, सन भी याद रखिए, बेरूबाड़ी संघ मामला कब का? 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संविधान मतलब अच्छा है, दस्तावेज है, संविधान मतलब जो प्रस्तावना है वो अच्छी दस्तावेज है, संविधान को समझने में मदद करती है, फिर भी यह संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर यह डिसीजन बदला केशवानंद भारती मामला, जो लैंडमार्क जजमेंट पढ़ते हैं ना 1973 का, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो महत्वपूर्ण है और इसलिए संविधान का भाग वो है ही। इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो संविधान का भाग कैसे नहीं हो सकता? पूरे संविधान को समझने में मदद कर रहा है वो हमें। तो उस केशवानंद भारती मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर तो अब क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? अभी तो पढ़ा हमने, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द ये जुड़े हैं, अब संशोधन हुआ होगा तभी तो जुड़े हैं ना। ठीक है, तो प्रस्तावना में संशोधन तो हो ही सकता है, क्योंकि जो भी संविधान का भाग है उसमें संशोधन हो सकता है। अब प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया तो संशोधन भी हो सकता है। तो एक ही, अब देखिए, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, एक ही बार हुआ है, और कब हुआ है? वही 42वें संविधान संशोधन 1976 से हुआ है। क्या क्या जुड़ा? समाजवाद जुड़ा, धर्मनिरपेक्षता जुड़ा, वो अखंडता, ये 3 शब्द जुड़े। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है, अब अच्छे नोट्स थे मेरे ख्याल से, आप इन्हें लिख लीजिए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास से मैं जो भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी है और मूल कर्तव्य, ये सभी को शामिल करते हुए एक वीडियो में इन्हें लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।